ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेनेजुला के ड्रग कोर्टल पर हमलों के साथ अमेरिका, नाइजीरिया और सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले कर रहा है। अमेरिका ने क्रिसमस की रात नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। ट्रंप का आरोप है कि नाइजीरिया में आईएसआईएस ईसाइयों को निशाना बनाकर बेरहमी से हत्या कर रहा है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने सटीक हमला कर कई आतंकियों को मार गिराया है। और वहीं इससे पहले अमेरिका ने सीरिया में भी आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया था। अमेरिका ने सीरिया के शहर पलमायरा में 13 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 नागरिक की मौत का बदला लिया। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और तोप खाने का इस्तेमाल कर सीरिया के मध्य हिस्से में कई ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने 70 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया और 100 से अधिक प्रिसीजन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। ये सभी ठिकाने आईएसआईएस के इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों से जुड़े थे। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने कैसे हमला किया और हमले के बाद ट्रंप ने क्या कहा। नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया गया। आईएसआईएस के ठिकानों पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। अमेरिकी नौसेना ने टॉम हॉक से सटीक हमला किया। सोकोतो राज्य में गिनी की खाड़ी से दागी गई मिसाइलें और सोकोतो राज्य में आईएसआईएस सहेल नाम का गुट सक्रिय था, जिस पर साफ तौर पर यह देखा गया। ट्रंप ने कहा, निर्दोष ईसाइयों की हत्या कर रहा है आईएसआईएस, ये ट्रंप का कहना है। और ईसाइयों की हत्याएं जारी रहीं तो और आतंकी मारे जाएंगे, ये साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने 2 नवंबर को ही नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या और हमले बंद नहीं हुए तो अमेरिका बड़ी कार्रवाई करेगा। दरअसल नाइजीरिया में लंबे समय से हिंसा जारी है। नाइजीरिया की आबादी करीब 22 करोड़ है, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई और मुसलमान रहते हैं। उत्तर पूर्व में बोको हराम और उसका सहयोगी संगठन आईएसआईएस वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जैसे आतंकी गुट सक्रिय है, जिन्होंने बीते 10 साल में हजारों लोगों को मारा है। तो साफ तौर पर अगर देखें तो ये स्थिति कमोवेश ऐसी ही बनी हुई है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसी स्थिति जारी रही तो उसके बाद जो स्थितियां हैं वो कमोवेश ऐसी ही रहेंगी और जो अमेरिका है वो लगातार इस पर और ज्यादा एक्शन लेता हुआ नजर आएगा, जो तमाम नीतियां लगातार बनती हुई नजर आई हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। सीरिया के होम्स शहर में कल नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई और 21 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दीवारों में छेद, टूटी खिड़कियां देख आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि धमाका कितना भीषण था। बताया जा रहा है कि धमाका मस्जिद के मुख्य नमाज हॉल में एक कोने में हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नमाज की दरियां फटी हुई हैं और चारों ओर मलबा बिखरा हुआ है। माना जा रहा है कि धमाके को या तो आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया या वहां पहले से ही विस्फोटक रखे गए थे। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। और गाजा पर इजराइल के रक्षा मंत्री ने उनका बयान सामने आया है। तेल अवीव में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्ड्स ने साफ कर दिया है कि इजराइल गाजा पट्टी से पूरी तरह से पीछे नहीं हटेगा। वहीं और उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से वहां एक महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्र हमेशा बरकरार रखेगा, यह भी कहा है। कार्ड्स ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण को ईरान से होने वाली हथियारों की तस्करी रोकने के लिए अनिवार्य भी बताया है। और आइए अब आपको इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स के बयान की बड़ी बातें बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो बात रखी है वो उन्होंने कहा है कि इजराइल गाजा पूरी तरह खाली नहीं करेगा। साफ तौर पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इजरायली समुदाय के लिए बनाए जाएंगे जो सुरक्षा जोन है वो बनाएंगे जाएंगे और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इजरायली बस्तियों के पास नाहल चौकियां बनाएंगे। इसके अलावा जो उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण की जरूरत है। तो ये तमाम अहम बातें हैं जो इन्होंने कही और ये अपने आप बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण है जो सुरक्षा नियंत्रण को और ज्यादा चाक-चौबंद करती हुई नजर आती है। 20 दिन की लड़ाई के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग थम गई है। दोनों देशों ने सहमति से
सीज फायर किया। थाईलैंड के रक्षा मंत्री नथापोन नागपानिच और कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री टीसिया ने आज थाईलैंड के चंथाबुरी प्रांत में एक बॉर्डर चेक पॉइंट पर सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर से दिसंबर की शुरुआत में भड़क उठा था। पिछले 20 दिनों से जारी इस संघर्ष में कई लोगों की जान चली गई, जबकि दोनों देशों की सीमा से सटे इलाकों से 5 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और आइए अब आपको बताते हैं कि इन दोनों देशों के बीच क्या है, जो विवाद है वो क्या है। थाईलैंड और कंबोडिया में 118 साल पुराना यह विवाद है, जो लगातार हमने देखा समय समय पर और ज्यादा गहराता हुआ नजर आया। दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर सीमा को लेकर यह विवाद है, जो अपने आप में काफी विवादास्पद रहा है और इंटरनेशनल फोरम से भी इस पर पैनी नजर हमेशा से रखी गई है। कई बार यह कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और बढ़ता हुआ नजर आया है। 1907 में फ्रांस ने दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा खींची और उस दौरान कंबोडिया फ्रांस के अधीन था। वहीं प्रिय विहर मंदिर को कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया। प्रिय विहर मंदिर को थाईलैंड अपना मानता है। वहीं ता मुएन थॉम मंदिर का थाईलैंड में इसे दिखाया गया। ता मुएन थॉम मंदिर को कंबोडिया अपना मानता है और ऐसे में दोनों ही देश सीमा विभाजन से खुश नहीं थे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ता गया और क्या इसके मौजूदा जो कारण रहे हैं वो क्या कहते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और आपको बताएं कि जापान एक बार फिर परमाणु ऊर्जा की ओर लौटने की तैयारी में है। जापान दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट काशिवाजाकी करीवा को दोबारा शुरू करने जा रहा है और यह प्लांट जापान की राजधानी टोक्यो से करीब 220 किलोमीटर दूर निगाटा प्रांत में है। साल 2011 में आई भीषण सुनामी और भूकंप के बाद जापान ने अपने सभी 54 परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए थे। इसकी वजह फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ गंभीर हादसा था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 11 मार्च 2011 को आई सुनामी से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा था। रिएक्टर के क्षतिग्रस्त होने से रेडिएशन फैलने लगा था और जिससे जमीन, हवा और समुद्र का पानी भी प्रभावित हुआ। हालात इतने खराब थे कि प्लांट के 20 किलोमीटर के दायरे को खाली करना पड़ा। करीब 27,000 परिवारों यानी लगभग 1.5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और इस हादसे में 1986 के चोर्नोबिल हादसे के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु हादसा इसे माना गया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ये जो स्थितियां थी उस दौरान ये देखने को मिली और लगातार इस पर उसके बाद भी कई सालों तक जो था वो अभी भी इससे उबर नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो स्थितियां थी वो अपने आप में बहुत कुछ दिखाती है। अब आपको बताते हैं कि क्यों खास है जापान का काशिवाजाकी करीवा परमाणु संयंत्र, जिसे जापान फिर से शुरू करने जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि अंत में आपको रूस की राजधानी मॉस्को से आई खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। मॉस्को में आज तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी ने